नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का निबंध जिसका नाम क्या है, उपन्यास। इसका सार आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक निबंध किया था जिसका नाम था उपन्यास रचना। आज हम उपन्यास निबंध का सार यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, उपन्यास निबंध मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित या विरचित एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ? जनवरी 1925 में। और कहां पर हुआ? समालोचक नामक पत्र में हुआ। हमने जो प्रारंभ में वीडियो की थी निबंध लेखन पर प्रेमचंद जी की, उसमें ये हमने चर्चा की थी कि प्रेमचंद ने अलग से निबंध लेखन नहीं किए, बल्कि इनके निबंध या इनके विचार जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे उन्हीं का संकलन निबंधों के रूप में किया गया है। तो ये किस पत्र में प्रकाशित हुआ? समालोचक नामक पत्र में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में उन्होंने उपन्यास के स्वरूप पर विचार किया है, यानी उपन्यास विधा का लेखन किस प्रकार किया जाता है, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए, उस पर इन्होंने विचार किया है। अब अगर इसके सार की बात करें तो उपन्यास की अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारानुसार या मतानुसार परिभाषाएं दी है कि उपन्यास क्या है, परंतु किसी एक परिभाषा पर विद्वान एकमत नहीं है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के जो विचार हैं वो क्या कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं, यानी मानव का जो चरित्र है उसका चित्र क्या है? उपन्यास है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अतः मानव की असमानता को चित्रित करना भी उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि सभी मानव जो है वो एक जैसी समानता उसमें नहीं हो सकती, एक जैसे भाव विचार नहीं हो सकते, जीवन शैली नहीं हो सकती, उसमें असमानता होती है और उसी असमानता का चित्रण करना ही उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि संसार में मानव की अनेक भिन्नताएं हैं, इसीलिए चरित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये किसने बताया है? ये मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि जैसे मानव अलग अलग है, उसका चरित्र अलग अलग है, उसी प्रकार उपन्यास में जब लेखन किया जाता है, पात्र लिए जाते हैं, तो उस भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। संतान प्रेम मानव चरित्र का एक व्यापक गुण है, यानी मानव का स्वभाव है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं, परंतु संतान प्रेम के कारण और मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। उपन्यासकार का यही चरित्राध्ययन जितना अधिक सूक्ष्म और विस्तृत होगा, चरित्रों के निर्माण को उतनी ही सफलता मिलेगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या उपन्यासकार चरित्रों को बिना काट छांट कर प्रस्तुत करे या परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे? क्या उपन्यासकार चरित्रों में बदलाव कर सकता है? मूल प्रश्न ये है। इसी सोच को लेकर उपन्यासकारों के दो दल बन गए। किस बात को लेकर? कि चरित्रों का जब चित्रण करना है, उपन्यास में जो पात्र लिए हैं, क्या उनमें काट छांट करी जा सकती है या प्रस्तुति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है? तो यहाँ दो तरह के उपन्यासकार सामने आए। एक वो जो आदर्शवादी हैं, जिनको आइडियलिस्ट कहते हैं। दूसरा दल यथार्थवादी यानी रियलिस्ट जो हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। यथार्थवादी चरित्रों को बिना किसी काट छांट के यथार्थ नग्न रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, यानी जो जैसा है उसको वैसा, यथार्थ यानी जैसा है वैसा ही चित्रण करना। जबकि जो आदर्शवादी है ऐसे चरित्रों से परिचय करवाता है जिनके हृदय पवित्र है, यानी आदर्शों का पालन करने वाले हैं, वे स्वार्थ और वासना से परे होते हैं, अतः संतों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहार कुशल नहीं होते, उनकी सरलता ही उनके लिए नुकसानदायक बन जाती है। तो यहाँ पर यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों विचारों को लेकर उपन्यासकार सामने आए हैं। एक कहते हैं कि जो जैसा है, यथार्थ है, उसको वैसा ही चित्रित करे बिना किसी फेरबदल के। दूसरे कहते हैं नहीं, आदर्श की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए चरित्रों में बदलाव किया जाना चाहिए, चरित्र को आदर्शवादी दिखाना चाहिए, सत्य का पक्षधर हो, पवित्र हृदय हो, स्वार्थ और वासना से परे हो, दूसरों का सुख और भला चाहने वाला हो। लेकिन इसके साथ साथ ये मानते हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके लिए उन्हीं की सरलता नुकसानदायक बन जाती है। लेखक का ये मानना है कि रियलिज्म यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आइडियलिज्म हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है।
लेकिन जहां आइडियलिज्म में यह गुण है कि वहां इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठे जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हो, यानी केवल उपदेश सिद्धांत उसी उसी गुणों से भरा हो, उन्हीं सिद्धांतों की केवल मूर्ति रूप हो, सत्य यथार्थ या व्यवहारिक ना हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है। इस प्रकार आदर्शवाद और यथार्थवाद में संतुलन और सामंजस्य की तालमेल की जरूरत है। दोनों का मिलन ही आदर्श स्थिति है। यानी मूल जो बात निकल कर आई सामने वो क्या आई कि हमें यथार्थ और आदर्श दोनों का मिला जुला रूप जो पात्रों में सामंजस्य स्थापित करे उसी को उपन्यास में स्थान देना चाहिए। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के विचार हैं कि हम वही उपन्यास उच्च कोटि के समझते हैं जहां रियलिज्म और आइडियलिज्म का समन्वय हो। उसे आप आइडियलिस्टिक रियलिज्म कह सकते हैं। आइडियल को सजीव बनाने के लिए रियलिज्म का प्रयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। यानी दोनों का मिला जुला रूप हमारे सामने आना चाहिए। हमारा प्राचीन साहित्य आदर्शवाद से प्रेरित है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था, आदर्शवादी समाज की स्थापना। जबकि आधुनिक साहित्य कहता है जो जैसा उसको वैसा दिखाओ ताकि लोग जागरूक हों और उसमें परिवर्तन करें। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे के निकट लाने की आवश्यकता है। यानी दोनों में तालमेल होगा तभी उपन्यास में पात्रों का ठीक से चित्रण किया जा सकता है। साहित्यकार का कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं है बल्कि पथ प्रदर्शन करना है। देखिए यहां से प्रश्न बनकर आ सकता है कि जो उपन्यासकार है या साहित्यकार है उसका मुख्य कार्य क्या है, किस बात को ध्यान में रखकर, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो उपन्यास लेखन करे। तो ये मानते हैं कि साहित्यकार का कार्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि क्या है, पथ प्रदर्शन करना। किसका? समाज का मार्ग प्रशस्त करना, उसको दिखाना सही रास्ता क्या है, उसके जीवन में सही निर्णय लेना किस प्रकार उसे चाहिए, परिस्थितियों का सामना उसे कैसे करना चाहिए, तो उसका पथ प्रदर्शन करना। वह हमारे भीतर के मनुष्य को जगाता है। यानी सही दिशा दिखाने का काम कौन करता है? साहित्यकार करता है। दूसरा, सद्भावनाओं का संचार करता है। जो सद्भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति अच्छी भावना, उसका संचार करता है और साथ ही जागरूक करता है हमें अपने कर्तव्य के प्रति। तो सद्भावनाओं का संचार कौन करता है? साहित्यकार करता है। वह हमारी दृष्टि को व्यापक एवं विस्तृत करता है। यानी व्यापक दृष्टिकोण हमें कौन देता है? साहित्यकार देता है। क्योंकि जब हम किसी साहित्यकार की रचना को पढ़ते हैं तो हमारे सोचने का नजरिया बदलता है, सोचने का क्षेत्र और ज्यादा विस्तृत हो जाता है। तो ये भी किसके कारण होता है? साहित्यकार के कारण। यही उसका मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए। तो जब साहित्यकार एक रचना करे, एक लेख लिखे या कोई विधा पर अपना रचना प्रस्तुत करे, जैसे चाहे उपन्यास है, कहानी है या निबंध, कोई भी विधा है, उस पर अगर वो कार्य कर रहा है, लेखन कार्य कर रहा है, तो वहां पर केवल मनोरंजन करना ही बात मुख्य नहीं है। मनोरंजन एक अलग पक्ष है, लेकिन उसे समाज के बारे में सोचकर उसे पथ प्रदर्शन भी करना चाहिए, लोगों में सद्भावनाओं का संचार करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करनी चाहिए। यही उसका मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए। परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उसे पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचना चाहिए कि वो समाज के बारे में हमेशा क्या सोचे? सकारात्मक सोचे। उसके साथ उसके जिन चरित्रों का निर्माण किया है वे भी उसके अनुसार पॉजिटिव सोचे, यानी सकारात्मक पात्रों को साहित्य में स्थान देना चाहिए। वे प्रलोभनों के सामने सिर न झुकाए, यानी लालची ना हो, लोभ को परास्त कर दे, वासनाओं का दमन करने वाले हो। ऐसे चरित्र ही पाठक को प्रभावित करते हैं। तो ये बातें साहित्यकार को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो किसी भी साहित्य विधा की रचना करता है। हिंदी उपन्यास विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है। प्राचीन काल में हिंदी में प्रेम और वियोग से लिप्त साहित्य प्रचलित था। यानी वहां पर केवल मनोरंजन था, जहां प्रेम और वियोग की बात चल रही थी, जैसे रीतिकाल में था। अय्यारी और तिलिस्मी का जादू सिर चढ़कर बोलता था। उर्दू में तिलस्म, होशरुआ, बोस्ताने ख्याल विशालकाय उपन्यास थे। इसके पश्चात हिंदी में अनुवाद की प्रवृत्ति सामने आई। बंगला और अन्य भाषाओं के उपन्यास का अनुवाद किया गया।
हिंदी के तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों में बाबू देवकी नंदन खत्री का नाम सर्वोपरि है और इनके उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ने खूब धूम मचाई थी। देखिए, जब चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया तो इस पर टीवी धारावाहिक या टीवी सीरियल भी बनाया गया था और जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी इसको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में उस समय टीवी जो है वो विक्रय हुए थे, यानी खरीदे गए थे लोगों के द्वारा। और किसके कारण? इसी उपन्यास की प्रसिद्धि के कारण जब ये धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत हुआ था तो खूब धूम मचाई थी। उनके ये उपन्यास हिंदी के सबसे चर्चित उपन्यास सिद्ध हुए। जनता में हिंदी उपन्यासों के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। वस्तुतः यही उपन्यास हिंदी की मौलिक रचनाएं थी। देखिए, सबसे पहले जो उपन्यास विधा भारत में आई वो अंग्रेजी भाषा में आई। अंग्रेजी के बाद उसका जो अनुवाद हुआ वो किस में हुआ? बंगला में हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया तो वहां पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव ज्यादा था। बंगला भाषा के बाद हिंदी भाषा में उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति आई या उपन्यास लेखन विधा हिंदी भाषा में आई। यहाँ से बंगला भाषा में चले, बंगला से परिवर्तन हुआ हिंदी भाषा में और धीरे धीरे हिंदी भाषा में लिखे हुए जो उपन्यास थे उन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अगली अगर हम बात करें, साहित्य का सृजन किसी ऊंचे आदर्श के लिए होना चाहिए। लेखक ये मानते हैं कि जब साहित्य का लेखन कार्य किया जा रहा है, उसका सृजन किया जा रहा है तो वो उच्च आदर्श पर आधारित हो। केवल कला की पूर्ति के लिए कला की सृजना नहीं होती, यानी केवल हमें लिखना है इसलिए हम नहीं लिखते, बल्कि उसमें कोई ना कोई आदर्श स्वरूप हमारे विचार रहते हैं। इसीलिए वही साहित्य कालजयी होता है जो मानवीय जीवन के बहुरंगी चित्रों को अंकित करता है। केवल कला के लिए किसी का सिद्धांत संपन्न यूरोपीय देश में तो सफल साबित हो सकता है, परंतु भारतवर्ष जैसे गुलाम और कंगाल देश में ये सिद्धांत असरदायक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें केवल मनोरंजन नहीं करना। कला के लिए, कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, हमें ऊंचे आदर्शों की स्थापना करनी है। हमारी गुलामी और कंगाली से मुक्ति की कामना करनी है और ये कब होगा? जब परिवर्तन होगा। यहाँ जन साधारण सामाजिक और राजनीतिक रूप से जकड़ा हुआ हो, जहाँ चारों ओर हाहाकार मची हो, वहां यह सिद्धांत सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की जनता को कला से ज्यादा उनमें संवृत्तियों और विचारों को पुख्ता करने की आवश्यकता है, यानी विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। केवल कला के द्वारा सुंदरता हमें नहीं चाहिए, हमें कला के द्वारा परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन किस में? विचारों में। अगर विचारों में परिवर्तन आएगा तभी समाज को बदला जा सकता है, तभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, तभी देश की कंगाली को दूर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि उपन्यासकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने विचारों को अपनी रचनाओं में वाणी दे, ताकि उसकी रचनाओं में रोचकता और सरसता बनी रहे। मानवीय जीवन की मनोवृत्तियों के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही वह लेखन प्रारंभ करे, यानी पहले उसे मानव के स्वभाव को पूर्णतः जान लेना चाहिए, उसके बाद लेखन कार्य शुरू करना चाहिए। तभी वह सफल साहित्यकार और उपन्यासकार बन सकता है। कब? जब वो जनता की चित्तवृत्तियों को पहचानेगा, जनता के स्वभाव को पहचानेगा, उनकी आवश्यकताओं को पहचानेगा, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानेगा, तभी वो अपने लेखन के प्रति न्याय कर सकता है और सफल उपन्यासकार या साहित्यकार बन सकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास का जो निबंध है, उपन्यास निबंध, इसका सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।